हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 और 18 के बारे में। यानी जो समानता का अधिकार है उसमें 17 और 18 आर्टिकल देखने वाले हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 की। मैं आशा करता हूं पिछली जो वीडियो है आपकी समझ में आई होंगी। अगर जिसने वीडियो पिछली नहीं देखी है तो आप पहले पुरानी वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। यदि हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो जो 17 में जो दिया गया है वो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब छुआछूत के अंत की बात जब किसी आर्टिकल में कही जा रही है तो इसका मतलब यही है कि पहले छुआछूत होती होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत आजादी से पहले रियासती शासन व्यवस्था में जी रहा था। उस समय हिंदू धर्म में जातिवाद बहुत चरम पर था। तो उस जातिवादी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो छुआछूत जो चला आ रहा था, उस छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक आर्टिकल डाला गया, जिसे आर्टिकल 17 कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 के बारे में, उसमें जो हम वर्तमान तक के बारे में देखने वाले हैं कि आर्टिकल 17 लिखने मात्र से ही ये सारी चीजें खत्म हो गई या खत्म होती गई या इन पर रोक लग गई या कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं जिनके अनुसार इन पर रोक लगाई गई है। तो हम बात करने वाले हैं अधिनियमों के भी बारे में और आर्टिकल के बारे में। तो जो मौलिक अधिकार है, यानी जिस हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार जो दे रखे हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में जो आर्टिकल है वो 14 से 18 तक दे रखे हैं। इसमें भी जो हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। यानी ये जो आर्टिकल 17 है इसमें दे रखा है अस्पृश्यता का अंत। यानी किसका अंत दे रखा है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। छुआछूत की भावना का अंत। यानी आर्टिकल 17 के अनुसार, आर्टिकल 17 में है क्या? यह अनुच्छेद 17 पेपर में कई बार आ चुका है, काफी बार पेपरों में ये आ चुका है और कई बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया। इसके लिए जब ये आर्टिकल लिखने के बाद भी जब छुआछूत पर अंत यानी रोक नहीं लगी तो उसके लिए अधिनियम भी कुछ बनाए गए संसद के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 यानी 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है और इसमें यह कहा गया है, दो शब्द दे रखे। पहली बात तो कोई छुआछूत नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यदि छुआछूत किया तो वह दंडित किया जाएगा। इसमें यह लिखा हुआ है। दो बातें लिखी हुई हैं क्योंकि रोक तो लगानी है ऐसी भावना पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है 35। संविधान का एक आर्टिकल है 35। इस अनुच्छेद 35 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो किसी भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा यदि करनी है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का। और संसद का यदि ये अधिकार है
तो संसद को यह अधिकार किस आर्टिकल के अनुसार मिला है? अनुच्छेद 35 के अनुसार। तो जब ये छुआछूत नहीं रुकी तो संसद ने अनुच्छेद 35 के आधार से एक संविधान, एक अधिनियम बनाया जिसका नाम था अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। यानी अनुसूचित यानी आर्टिकल 17 से संबंधित, अस्पृश्यता से संबंधित यदि पहला कोई कानून बना है तो वो कब बना है? 1955 में। किसने बनाया है? संसद ने। और कानून का नाम क्या है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। जैसे ये कानून बना, इस कानून के बनने के बाद भी भारत में छुआछूत नहीं रुकी। जब छुआछूत नहीं रुकी, अस्पृश्यता का अंत नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के बाद में ही, इसी के अगले वर्ष यानी 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी जब हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया तो यह संदेश देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में जातिवाद ज्यादा है, इसीलिए मुझे अब छोड़ना ही है। क्योंकि जब उन्होंने संविधान के निर्माण में इतनी भूमिका निभाई और निभाने के बाद भी उन्होंने आर्टिकल रख दिया मौलिक अधिकारों में 70, लेकिन फिर भी छुआछूत नहीं रुक रही है। फिर भी संसद ने कानून बना दिया 1955 में, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये 1956 में यानी अपना हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद में अगला अधिनियम बनाया जिसका नाम है नागरिक संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। यानी अगला जो अधिनियम बना है वो कौन सा है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये किससे संबंधित है? ये भी आर्टिकल 17 से ही संबंधित है। संसद ने दूसरा कानून बनाया और दूसरे कानून का नाम क्या है? नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ये भी बना दिया, फिर भी भारत में जातिवाद नहीं रुका। भारत में छुआछूत नहीं रुकी, भारत में अस्पृश्यता नहीं रुकी। जब न रुकी तो इसके बाद में अगला अधिनियम फिर संसद ने बनाया और उस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यानी फिर कौन सा अधिनियम बना? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इस अधिनियम को लिखा गया, जब संसद ने यह अधिनियम बनाया तो इस अधिनियम में 7 की 7 सजा का भी प्रावधान किया गया। इस 1989 के एक्ट में, जिसे SC/ST एक्ट 1989 भी कहा जाता है। यानी इस 1989 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जैसे ही कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जैसे ही थाने में FIR करता है, जैसे ही FIR करेगा, पुलिस का पहला कदम ये होगा
कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की गई है उस व्यक्ति को पुलिस उठाकर सबसे पहले उसको जेल में डालेगी। यानी व्यक्ति कौन होना चाहिए? एससी और एसटी को छोड़कर। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है इन्होंने, उस व्यक्ति के खिलाफ यदि एफआईआर की गई है तो पुलिस का पहला कदम यही होगा कि उस व्यक्ति को पकड़े और पकड़ने के बाद में सीधा जेल में डाले। ये 1989 के एक्ट में किया गया। पहले जेल में डाले, फिर उसकी जांच होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो व्यक्ति जेल में जाएगा तो इस SC ST एक्ट की जो धारा है वो धारा 3, यानी SC ST एक्ट की जो धारा 3 है उसमें यह कहा गया है कि यदि SC और ST व्यक्ति के साथ सार्वजनिक जगह पर उसको अपमानित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में SC ST एक्ट की धारा 3 के अनुसार उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ेगी और जेल में डालेगी। और कितने समय तक? कम से कम 6 माह तक। कम से कम 6 माह की उसको सजा होगी और अधिकतम 5 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना। यानी ये SC ST एक्ट में 1989 में किया गया। और SC ST एक्ट की धारा कौन सी है? 3 के अनुसार कम से कम 6 माह की सजा, अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना भी इन पर लगाया जाएगा। तो ये 1989 के एक्ट में ये कहा गया कि पुलिस का पहला कदम होगा, SC ST के व्यक्ति ने जो शिकायत की है थाने में, जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर के माध्यम से SC ST व्यक्ति के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति है, पुलिस का पहला ही कदम होगा उस व्यक्ति को उठाए और पकड़ के कहां डाले? जेल में। यह प्रावधान था 1989 के एक्ट में। जैसे ही ये समय बदलता है, धीमे धीमे समय बदला और 2018 में इस SC ST एक्ट 1989 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती देने की जो बात आई है वो यही कारण है कि पहले व्यक्ति को जेल में क्यों डाला जाता है, क्योंकि सामने मामले ये आ रहे थे कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन उस चीज को देखते हुए इस SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो मेरे जो प्यारे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है उसके बारे में हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है वो किस नाम से है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस नाम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है उसका नाम है एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार। यह महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति है और ये केस कब का है? 2018 का। यानी SK महाजन ने इस SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST एक्ट 1989 को सही तरीके से लागू किया जाए। यानी क्या बात निकल के आई कि जो SC ST एक्ट है 1989 का, उसको सही तरीके से लागू किया जाए। सही तरीके से का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये इस एक्ट 1989 में यह था कि पहली पुलिस की कार्रवाई ये होगी कि उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में डालेगी, बाद में जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहले जांच होगी, बाद में वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तभी जेल में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कहा। जैसे ही ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली और ये फैसला आया था कब? मार्च 2018 में। कब फैसला आया?
मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये निर्णय दिया उसके बाद में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया गया। और भारत बंद किस किस के द्वारा किया गया? एससी व एसटी के द्वारा। यानी किस किस के द्वारा किया गया पूरा भारत बंद? आपको याद होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज से लगभग 6 साल पहले पूरा भारत बंद किया गया एससी एसटी के द्वारा। ऐसा वैसा भारत बंद नहीं हुआ था, क्योंकि भारत यानी कपड़ा व्यवसायी भी भारत बंद करने की धमकी देते हैं, शिक्षक भी भारत बंद करने की धमकी देते हैं, और सारे कई संगठन हैं, कई संस्थाएं जो भारत बंद करने की धमकी आए दिन देते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एससी एसटी ने जो भारत बंद किया था उसने उस तरीके से भारत बंद किया कि आज तक किसी ने भारत बंद नहीं किया था। जैसे एससी एसटी ने भारत बंद किया 2 अप्रैल 2018 को, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस समय जब सरकार थी मोदी जी की, जैसे मोदी जी की सरकार है 2018 में, और भारत बंद कब हो रहा है? 2 अप्रैल 2018 में। और दिसंबर में ही भारत में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। जब भारत में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, तो उन 4 राज्यों की यदि हम बात करें, हम 4 राज्यों की बात करें कि वो किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, तो वो यानी दिसंबर 2018 में 4 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें एक राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश, और जो तीसरा राज्य था वो था छत्तीसगढ़, और जो चौथा राज्य था वो था मिजोरम। यानी भारत बंद एससी एसटी के द्वारा हो रहा है 2 अप्रैल 2018 में, यानी 2 अप्रैल 2018 में, और दिसंबर में यहाँ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। जब 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो और 2018 के बाद में ही 2019 में लोकसभा के भी चुनाव हैं। तो ये दोनों की दोनों चुनौतियां केंद्र सरकार के सामने। और तीसरी चुनौती ये थी कि बीजेपी के कुछ लीडर जैसे रामविलास पासवान, रामदास अठावले, इन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया कि अगर ये नहीं बदला गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो हम पार्टी को छोड़ देंगे। तो जब धमकी मिलने लगी केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार ने तुरंत संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करते समय इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के बाद में यही कह दिया कि जो 1989 के एक्ट में पहले था वही लागू रहेगा। यानी वही लागू रहेगा का मतलब है कि पहले व्यक्ति को पकड़ के कहां डाला जाएगा? जेल में। बाद में क्या होगी? जांच। तो आज 1989 के एससी एसटी एक्ट में यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि एफआईआर दर्ज कराता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस का पहला कदम ये होगा, उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डालेगी, बाद में उसकी जांच होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो धारा है 4, इसकी जो धारा 4 है वो यह कहती है, यानी एससी एसटी एक्ट की जो धारा 4 है वो यह कहती है कि यदि ये एससी एसटी है, यानी एससी एसटी के व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने गए, यदि किसी लोक सेवक ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान किया गया है धारा 4 में। धारा 4 में कहा गया है कि यदि इनकी एफआईआर नहीं लिखी तो उनको 1 वर्ष की सजा हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दोनों व्यक्तियों को बांध दिया, एफआईआर लिखनी पड़ेगी। तो ये है एससी एसटी एक्ट। एससी एसटी एक्ट की धारा 3 और एससी एसटी एक्ट की धारा 4। जब हम उपनिरीक्षक की तैयारी करते हैं एसआई की,
तो उसमें ये धाराएं पूछी जाती है, क्योंकि मूल विधि जब पढ़ी जाती है तो उसी में पढ़ा जाता है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 17 है, इसको केवल अस्पृश्यता के अंत या छुआछूत के अंत मात्र से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ अधिनियम हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पेपर में आता ही आता है, ये अधिनियम भी पेपर में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आर्टिकल 17 आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 18 की। यानी अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। यानी उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि पहले व्यक्ति उपाधि धारण करते, उपाधि जैसे चौधरी की उपाधि, जैसे राय बहादुर की उपाधि, जैसे नंबरदार की उपाधि, ऐसी उपाधियां धारण करते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत यानी पेपर में सीधा पूछता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अनुसार किया गया है। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी की उपाधियां समाप्त की जाएंगी। यानी शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। शिक्षा में लोग, जैसे आपने सुना होगा, शिक्षा में एक शब्द है PhD, शब्द PhD है, और एक शब्द सुना होगा आपने, यानी एक शब्द है MBBS। तो ये वाले जो PhD हैं, ये तो लगाते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर, इस तरीके से आर पूरी बनी होगी। अगर हम MBBS की बात करें तो ये डॉक्टर लगाते हैं इस तरीके से, इनके में आर छोटी बनी होती है। तो जो डॉक्टर MBBS होता है उसके में डी के बाद में आर छोटी होती है, और जो PhD करा होता है ये शिक्षा से संबंधित है, यानी PhD जो धारण करता है उसमें आर बड़ी से बनती है। तो दोनों डी आर का अंतर ही अलग अलग है। ये MBBS की डिग्री होती है और ये PhD की डिग्री होती है। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति है विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है, यानी विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है, या कोई विदेश उसको उपाधि दे रहा है भारत के व्यक्ति को, तो वो उपाधि जो भारत के व्यक्ति को दी जा रही है, तो वो व्यक्ति विदेशी उपाधि धारण करने से पहले आर्टिकल 18 के दूसरे पॉइंट के अनुसार वो पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। राष्ट्रपति से परामर्श लेकर वह व्यक्ति बाद में, अगर राष्ट्रपति महोदय बोल देंगे कि आप उपाधि ले सकते हो, तो वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि जैसे ही भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में, उसी समय पे अंग्रेजों के द्वारा जो भी जिसको उपाधि दी गई थी, संविधान सभा ने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी उपाधियां जिनको दी गई हैं, आजादी के बाद किसी के पास कोई उपाधि नहीं रहेगी। तो जिनको अंग्रेजों के द्वारा उपाधि मिली, जैसे गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली, यानी जैसी ऐसी उपाधि अन्य व्यक्तियों को भी मिली। तो जिस समय पे जो उपाधियां थी वो सारी उपाधियां समाप्त हो गई आजादी के बाद में,
और आगे के लिए यह बिल्कुल इशारा कर दिया कि कोई भविष्य में उपाधि धारण नहीं करेगा। लेकिन समस्या ये आ गई कि लोग अच्छा काम करते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं उपाधि धारण करने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब तक उपाधि धारण नहीं कर पाएंगे तो ये समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान देंगे, कैसे काम करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब करने के लिए 1954 में इनके मनोबल डाउन न हो, इसीलिए भारत में पुरस्कार शुरू कर दिए। पुरस्कार शुरू किए और पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यानी ये जो शुरू कर दिए ये किस लिए किए हैं? क्योंकि लोग पहले काम करते थे उपाधि धारण करने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इन लोगों को पुरस्कार देने की बात आ गई। पुरस्कार इनको दिया जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कि उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन भारत रत्न आगे नाम के आगे लगाते हैं, जिनको मिल जाता है, विभूषण लगाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, ये उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार है। तो आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया है। शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। और दूसरे में लिखा है पॉइंट में, यदि कोई व्यक्ति भारत का है, उसको कोई विदेश से कोई उपाधि ग्रहण दी जा रही है, तो वो व्यक्ति पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, उसके बाद में वो ग्रहण कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं दोनों अनुच्छेद आपकी समझ में आए होंगे। हम कल पढ़ने वाले हैं दूसरा मौलिक अधिकार, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, 19, 20, 21 और 22। क्लास कैसी लगी? क्लास यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा क्लास शेयर करने से जब ज़्यादा उसमें लाइक होते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।